हाय ऑल। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग इंग्लिश। ठीक है, ये आपका 31 जैन 2021 का ही पेपर है। लेवल 2 वालों के लिए है, लेकिन जिन्होंने लैंग्वेज 1 इंग्लिश लिखा हुआ था, ठीक है, लिखा हुआ भी है। तो यहाँ पे बोला है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 91 to 99 एंड फॉलो द सेलेक्टिंग करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। द वेरी नेचर ऑफ द माइंड इज रेस्टलेसनेस। मतलब बेसिकली बोला है कि जो दिमाग है उसका जो बहुत बेसिक नेचर है ना, वो बहुत बेचैनी, हम हर छोटी छोटी चीज को लेकर जो सोचते हैं बहुत बेचैनी वाला नेचर है। इट कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस, ये एक जगह नहीं रहता, बिल्कुल सही है। और होल्ड वन थॉट फॉर ए लॉन्ग, हम लंबे टाइम तक एक ही प्रोसेस को नहीं सोच सकते या फिर एक ही थॉट प्रोसेस चले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फॉर एवरी थॉट दैट अपीयर्स देयर आर कमेंट्स, जजमेंट एंड एसोसिएशन। कोई भी थॉट जो हमारे दिमाग में आता है या चलता है उसके लिए हम जजमेंटल होते हैं, कमेंट्स चलते रहते हैं हमारे दिमाग में, कोई ना कोई किसी ना किसी चीज से एसोसिएशन रहता है। थिंकिंग इज ए कंटिन्यूस एक्टिविटी विद द माइंड जंपिंग फ्रॉम वन थॉट टू अनदर फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। जो सोचना होता है ना, थिंकिंग आपकी एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, लॉन्ग लास्टिंग है। आप क्या करते हो, एक थॉट से तुरंत दूसरे थॉट पे जंप करते हो। और ये पूरी प्रोसेस कैसे चलती है, मॉर्निंग से लेके रात तक। लाइक क्लाउड्स इन द स्काई और वेव्स इन द ओशन, जैसे बादल होते हैं आसमान में और जो वेव्स तरंगे उठती हैं सागर में। थ्रू अपीयर एंड डिसअपियर इफ इट सीजलेस एक्टिविटी। जो थॉट्स होते हैं ना वो अपीयर भी होते हैं और गायब भी हो जाते हैं। रेस्टलेस एक्टिविटी, सीजलेस एक्टिविटी मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस है। सीजलेस का मतलब लगातार, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। However, all thoughts that pass through our mind do not affect us. हमारे दिमाग में तो बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, तो हर जो थॉट होता है वो हमें अफेक्ट नहीं करता। बट इफ वी गेट अफेक्टेड व्हेन आवर ईगो हिट, हमें अफेक्ट कब होता है, जब हमारी ईगो को कोई हिट करता है। देन द माइंड विल्स एंड क्रिएट्स ए टॉर्नेडो ऑफ रेस्टलेस विद इन। तब हमारा दिमाग जो है ना वो चक्कर खाता है, मतलब गोल गोल घूमता है, और एक टॉर्नेडो मतलब चक्रवात सा जो होता है रेस्टलेसनेस का, वो हमारे दिमाग में चलता है। ठीक है, कब, जब हमारी ईगो को कोई हिट करता है। अ वेराइटी ऑफ प्रोबेबल सिनेरियोज क्रॉप अप, हाउ डेयर ही इंसल्ट मी। जो मतलब कुछ प्रोबेबिलिटी होती है ना कि कैसे हम क्या चीज़ों को लेके सोचते हैं। ये फैक्ट है कि अगर हमारी ईगो को कोई हिट करे या कोई हमको इंसल्ट करे तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं हाउ डेयर ही इंसल्ट मी, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इंसल्ट करने की। व्हाट डज शी थिंक ऑफ हर सेल्फ, अपने बारे में सोचती क्या है। वेयर आई एम नॉट रिस्पेक्टेड, जहाँ मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, आई विल नॉट गो। इफ ही स्पीक्स थस आई विल रिप्लाई सो, अगर वो आगे ऐसा बोलेगा तो मैं भी रिप्लाई करूंगी। एंड सो इट इज गोज ऑन एंड ऑन, और ऐसा ही जो है वो आगे चलता रहता है। वी हैव एन इनबिल्ट फिल्टर इन आवर माइंड विच चूजेस द टाइप ऑफ थॉट्स और सब्जेक्ट्स दैट वी लाइक टू ब्रूड अपॉन। हमारे अंदर ना एक इनबिल्ट ये फिल्टर होता है दिमाग में कि हम ना थॉट्स जो हैं उसके टाइप खुद चूज करते हैं, हम सब्जेक्ट खुद चूज करते हैं कि हमें अपने दिमाग में क्या सोचना है, और फिर हम उसके ऊपर बहुत ज्यादा चिंतन करते हैं। ब्रूड अपॉन मतलब बहुत ज्यादा चीजों को लेके सोचना। वी आर नॉट born with this filter but we acquire it over the years with kind of books we read। हम इस फिल्टर के साथ इनबिल्ट बॉर्न नहीं होते हैं, लेकिन इस चीज को क्या करते हैं, हम अर्जित करते हैं, यानी कि एक्वायर करते हैं बाय द टाइम जो भी हम बुक्स पढ़ते हैं। जैसे कई लोग चेतन भगत की बुक पढ़ते हैं, कई लोग बहुत सारे ऑथर्स हैं जिनको रेफर करते हैं। तो हम जैसे जैसे नोवेल्स पढ़ते हैं ना, बुक्स पढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारी मेंटेलिटी होने लगती है। द कंपनी वी कीप एंड द सब्जेक्ट्स वी आर इंटरेस्टेड इन, डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों की कंपनी के बीच में हो और आप कैसे कैसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें अपना इंटरेस्ट लेते हो। दैट्स वाई सम पीपल आर ऑब्सेस्ड विद फुटबॉल, इसीलिए कुछ लोग जो होते हैं वो फुटबॉल के साथ ऑब्सेस्ड होते हैं, क्रिकेट, फैशन, जबकि दूसरे जो होते हैं वो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा परवाह नहीं करते। दिस फिल्टर इज बिल्ड डे बाय आवर एक्शन, सजेशन, टीचिंग एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अदर। ये जो फिल्टर होता है ना, ये डे बाय डे हमारे जो एक्शंस हैं, सजेशंस हैं, टीचिंग्स हैं और दूसरे का जो इन्फ्लुएंस है उसके द्वारा ये डे बाय डे बिल्ड होता है, बनता है। वी कैन अल्टीमेटली चूज आवर ओन फिल्टर, लास्ट में हम ही अपने एक्शंस जो हैं उनको चूज करते हैं। सो लेट्स लर्न टू बिल्ड आवर फिल्टर वाइजली एंड स्ट्रेंथन इट डेली। इसीलिए हम जो है अपने जो भी आप टॉपिक चूज कर रहे हो, जैसी भी कंपनी आप चूज कर रहे हो, तो जो फिल्टर लगाते हैं उसको बहुत वाइजली, मतलब बहुत क्लेवर तरीके से, बहुत दिमाग लगा के, और इसको डेली हमको स्ट्रेंथन करना चाहिए। क्लियर। अब है यहाँ पे थॉट्स अफेक्ट अस व्हेन आर, जो थॉट्स हैं वो हमको कब अफेक्ट करते हैं, जब जॉब अफेक्ट होती है, स्लीप डिस्टर्ब होती है, लर्निंग अफेक्ट होती है, और प्राइड जो है वो हमारा हर्ट होता है। तो यहाँ पे था व्हेन ईगो गेट्स हर्ट, जब हमारी ईगो हर्ट होती है तो हमारे जो थॉट्स हैं वो क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4।
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आर रीडिंग डिसाइड द फिल्टर इन आवर माइंड, द फिल्टर इन आवर माइंड कंट्रोल्स आवर लाइक्स बट नॉट डिसलाइक। जो हमारी रीडिंग होती है वो डिसाइड करती है हमारे दिमाग के फिल्टर को, क्योंकि जो हमारे दिमाग में फिल्टर होता है वो हमारे लाइक्स और हमारे जो डिसलाइक्स हैं उनको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो पढ़ना होता है ना, आप किस तरीके की चीजें पढ़ रहे हो, आप कैसे नॉवेल्स पढ़ रहे हो, आप किस टाइप का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो वो क्या करता है हमारे दिमाग में फिल्टर डिसाइड करता है। ये बात सही है, लेकिन जो हमारे दिमाग का फिल्टर होता है वो हमारी लाइक्स को अगर कंट्रोल करता है तो हमारे डिसलाइक्स को भी वो कंट्रोल करता है। सो द ए इज करेक्ट बट द बी इज इनकरेक्ट, सो द 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ईच वन ऑफ अस हैज एन इनबॉर्न फिल्टर इन आवर माइंड, हम में से हर किसी के अंदर एक इनबिल्ट फिल्टर होता है जो हमारे दिमाग में प्रेजेंट है। वी लाइक टू बी रिस्पेक्टेड व्हेन वी गो समवेयर, हम कहीं भी जब जाते हैं तो ये जरूरी होता है कि हमें वहां रिस्पेक्ट मिले। द फिल्टर इन आवर माइंड इन्फ्लुएंसेस आवर एक्शन, जो हमारे दिमाग का फिल्टर है वो ही हमारे एक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। आवर थॉट्स डू नॉट रिमेन स्टक एट वन पॉइंट, हमारी जो सोच होती है वो किसी भी एक पॉइंट पे स्टक नहीं होती। अभी देखिए यहाँ पे आपको इनकरेक्ट बताना है। ये बात सही है कि हमारा जो थॉट है वो कभी भी हम एक पॉइंट पे स्टक नहीं रहते। दिन से रात में हम 50 थॉट्स हैं जिनको सोचते हैं। हमारे दिमाग का जो फिल्टर है वही हमारे एक्शन को डिसाइड करता है। अगर आप दिमाग में अच्छी चीजें लेके चल रहे हैं तो आप हर किसी के साथ पॉजिटिव रहते हैं। अगर आप अपने दिमाग में नेगेटिव चीजों को लेके चलते हैं तो हम हर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ये सब स्टार्ट कर देते हैं। वी लाइक टू बी रिस्पेक्टेड व्हेन वी गो समवेयर, बिल्कुल सही बात है। आप अगर कहीं भी जाते हो तो जरूरी है कि आपको वहां रिस्पेक्ट मिले। ईच वन ऑफ अस हैज एन इनबॉर्न फिल्टर इन आवर माइंड, नहीं, ये एक्वायर्ड फिल्टर होता है, इनबिल्ट फिल्टर होता है, जहाँ पे हम ये डिसाइड करते हैं कि जो चीज आपने बचपन में एक्वायर की है, जो भी आपने चारों तरफ देखा है उस चीज को आपने एक्वायर किया, फिर आप अपने एक्शंस को डिसाइड करते हो। तो हर किसी के अंदर एक इनबॉर्न फिल्टर होता है हमारे दिमाग में, ये चीज यहाँ पे गलत है। क्लियर? सो द ऑप्शन 1 विल बी रॉन्ग। Which part of speech is the underlined word in the following expression? कौन सा जो part of speech है वो यहाँ पे है इस वर्ड में, but we get affected, लेकिन हम जो है प्रभावित होते हैं या फिर हमारे ऊपर फर्क पड़ता है। तो affected जो है वो वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है और पार्टिकल है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज वर्ब। वर्ब होती है आपकी क्रिया, ठीक है। तो जो ये सारे हैं ये आपके पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रोनाउन वर्ब हो गया, ठीक है। ये सब क्या होता है आपके पार्ट ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे ये है कि व्हाट वी गेट अफेक्टेड, लेकिन हम जो है प्रभावित होते हैं। तो प्रभावित होना क्या है आपका एक वर्ब है, ठीक है। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ भी आपसे पार्ट ऑफ स्पीच पूछा है। इट कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस, हम जो है मतलब ये एक जगह पर नहीं रह सकता। डिटरमाइनर है, प्रोनाउन है, पार्टिकल है और एडवर्ब है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसमें आप अगर सही से देखें ना तो एक वर्ड जो है उसको बहुत इम्फेसाइज किया है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, चीजों को फिक्स कर रहा है। जैसे इट कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस, दिस इज योर डिटरमाइनर। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कि ये स्टे नहीं कर सकता एक जगह पर। तो दिस इज योर डिटरमाइनर। प्रोनाउन होता है आपके सर्वनाम, जहाँ पे आप जो आप हिंदी में नहीं पढ़ते मैं तुम तू वह ये सब, दिस एंड दैट, ये सब होता है प्रोनाउन। एडवर्ब होता है आपका, जो एडवर्ब बेसिकली होता है जिनके लास्ट में आपका ly लगता है, ठीक है। एडवर्सली, ये सब क्या होते हैं आपके एडवर्ब होते हैं। एज इफ इन सीजलेस एक्टिविटी, द वर्ड सीजलेस मीन, सीजलेस का मतलब मैंने बताया था आपको कंटिन्यूअस, लगातार। तो यहाँ परमानेंट है, कंटिन्यूअस है, टेम्परेरी है और फ्लॉलेस है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि सीजलेस का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार, विदाउट एनी ब्रेक। तो यहाँ पे आपसे पूछा था सिनोनिम। क्लियर? क्रिएट्स ए टॉर्नेडो ऑफ रेस्टलेसनेस, यहाँ पे आपसे पूछा है जो टॉर्नेडो है उसका मतलब क्या है, उसका सिनोनिम बताना है। वाटरफॉल, कंफ्यूजन, स्टॉर्म और मिक्सचर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा आपका स्टॉर्म। स्टॉर्म मीन्स तूफान, टॉर्नेडो मीन्स चक्रवात, तूफान, क्योंकि ये बेचैनी का एक तूफान हमारे दिमाग में क्रिएट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। थॉट्स आर कंपेयर टू कमेंट्स, जजमेंट्स, एसोसिएशंस एंड क्लाउड्स। जो थॉट्स हैं उनको किससे कंपेयर किया है, थॉट्स को किससे कंपेयर किया था आपके क्लाउड से, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन थी भी कि थॉट्स आर कंपेयर्ड विद द क्लाउड्स। जस्ट अ सेकेंड। ओके, जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे था कि जो थॉट्स होते हैं वो आपके क्लाउड जो है उससे कंपेयर किया है, और एक पॉइंट और था उस चीज से भी इसको कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 4।
क्लाउड विल बी द करेक्ट आंसर। द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग कंटिन्यूज फ्रॉम, जो हमारी सोचने की प्रोसेस होती है वो कंटिन्यू होती है डे टू डे, वीक टू वीक, मॉर्निंग टू नाइट, ईयर टू ईयर। तो जो भी हम सोचते हैं ना वो दिन से लेकर रात तक हम कंटिन्यूस किसी चीज के बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 100। तो यहाँ पे अब आपकी पोयम, रीड द पोयम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस 100 to 105 that follow by selecting the correct or most appropriate option. That time of year though mist in behold, when yellow leaves or none few though hang, open those bough which shake against the cold, bare ruined choirs which late the sweet bird sang. बेसिकली इसमें बताया है कि जो स्प्रिंग सीजन आता है तो जो येलो पत्ती होती है वो क्या होती है, नीचे गिर जाती है, और आपके स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, जो ग्रीन पत्तियां होती है वो आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जब ठंड होना स्टार्ट होती है तो हम क्या करते हैं, हैंडशेक करते हैं, इस तरह से हाथ को रब करते हैं। तो बेसिकली जो बर्ड्स होती है जब स्प्रिंग सीजन आता है तो उसमें वो चिरपिंग उसको स्टार्ट कर देते हैं। In me thou sayest of twilight of such day as after sunset fadeth in the west, which by and by black night doth take away, death's second self that steals up all in the rest. In me thou sayest of the glowing of such fire, that on the ashes of his youth doth lie, as the death bed wherein must expire, consumed with that which it may nourished by. This thou perceivest which make thy love more strong, to love the well which thou must waver long. तो यहाँ पे जो पोइट की लाइफ है, टुडे इज लाइक सीजन, तो कवि की जो जिंदगी है आज के टाइम पे वो कैसी है, स्प्रिंग सीजन जैसी, ऑटम सीजन जैसी, विंटर जैसी और समर जैसी। तो यहाँ पे बताया है कि विंटर जैसी जो लाइफ है, कवि की जो लाइफ है आज के टाइम पे कैसी है, विंटर जैसी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए शेक अगेंस्ट द कोल्ड, ठीक है, आप यहाँ से पकड़ सकते थे। दूसरा यहाँ पे बोला है कि डेथ बेड, मतलब जो जब आदमी मरने वाला होता है तो उसको हम बोलते हैं डेथ बेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। इन दिस सीजन द ब्रांचेज हैव, इस सीजन में जो ब्रांचेज हैं वो कैसी पत्ती रखती है, फ्यू और नो। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ईदर 1 और 2, या तो कोई पत्ती नहीं है या फिर कुछ पत्तियां हैं। तो इस सीजन में जो ब्रांचेज होती है, विंटर सीजन में क्या होता है, या तो प्लांट के ऊपर कोई भी पत्ती नहीं होती है या फिर कुछ पत्तियां उसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं। सो दिस वुड बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। What did the branches of the trees enjoy earlier? A ruined group of singers, sweet song of birds, bird light of the sun, darkness after the sunset. तो यहाँ पे है स्वीट सॉन्ग ऑफ द बर्ड्स। यहाँ पे दिया हुआ है कि बर्ड्स जो है वो चिरपिंग करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, ये रहा स्वीट बर्ड सैंग। क्लियर, तो जो बर्ड्स है वो क्या करते हैं, गाना गाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे पूछा है जो ट्रीज की ब्रांचेज हैं वो कैसे जल्दी इंजॉय करना स्टार्ट करती हैं, बाय द स्वीट सॉन्ग ऑफ द बर्ड। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। व्हाट डज डेथ सेकंड सेल्फ स्टैंड फॉर, जो डेथ है उसका जो सेकंड सेल्फ है वो किसके लिए स्टैंड करता है, स्लीप दैट गिव्स रेस्ट, ए डाइंग फायर, ए एशेज ऑफ वंस यूथ, सेटिंग सन। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा स्लीप दैट गिव्स रेस्ट। ठीक है, जो मौत है उसका जो मतलब सेकंड सेल्फ यानी कि अपना जो होता है स्टैंड, वो किसके लिए होता है, एक मौत को आप दूसरा किस फॉर्म में मतलब डिफाइन करेंगे कि डेथ जो है वो क्या है, एक ऐसी नींद जो कि आपको रेस्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, एक टाइप से एक आपके जो प्रोवर्ब टाइप नहीं होते हैं उस बारे में पूछा है, डेथ सेकंड सेल्फ जो है उसका मतलब क्या है, डेथ का दूसरा वो, तो वो होता है आपका स्लीप दैट गिव्स रेस्ट। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। दैट ऑन द एशेज ऑफ हिज यूथ doth lie, which figure of speech has been used in the underlined phrase, that on the ashes of his youth। तो यहाँ पे सिमिले है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है और एलिट्रेशन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मेटाफर। क्यों? क्योंकि सिमिले होता है जहाँ पे एज या लाइक लगा के हम यूज करते हैं, जैसे ही फॉट लाइक अ लॉइन, ही इज जस्ट लाइक अ वॉरियर। तो ये क्या है, आप कंपेयर कर रहे हो, दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो बट एज या लाइक यूज करके। पर्सोनिफिकेशन होता है आपका मानवीकरण, जहां पे आप किसी भी नॉन लिविंग चीज को एक लिविंग किसी चीज के साथ डायरेक्ट कंपेयर करते हैं, जैसे द सन इज स्माइलिंग, तो सूरज कैसे मुस्कुरा सकता है, बट स्टिल वी कंपेयर। एलिट्रेशन होता है जहां पे किसी पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट लेटर जो है वो कंटिन्यूस रिपीट होता है। और एक होता है आपका एजोनेंस, एजोनेंस होता है जिसमें वोवल साउंड जो होती है वो आपकी रिपीट होती है। अब यहाँ पे मेटाफर, दैट ऑन द एशेज ऑफ हिज यूथ डेथ लाई, मतलब जो एशेज होता है वो क्या होता है आपका, सिगरेट वगैरह जो पीते हैं वो एशेज होता है। तो यूथ की जो डेथ है
उस पे एशेज जो है उस पे वो रह रहा है, मतलब जो राख है उसको किससे कंपेयर किया है, आपके जो यूथ है उसके झूठ से, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा आपका मेटाफर, सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। The theme of the poem is the idea of death, the change of season, love and the songs of the bird. तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है द आइडिया ऑफ डेथ, जो मृत्यु है उसका आइडिया, ये है इस थीम पोयम की थीम। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। What are the three components of PPP मॉडल ऑफ टीचिंग। जो PPP मॉडल है यानी कि P3 मॉडल जो होता है टीचिंग का, उसके 3 कंपोनेंट्स क्या है, प्रेजेंट, प्रैक्टिस, प्रोड्यूस, प्रोडक्ट, प्रैक्टिस, प्रेजेंट, प्री टीचिंग, प्रैक्टिस टीचिंग, प्रोड्यूस रिजल्ट, प्री कंसेप्शन, प्रैक्टिस बाय टीचर एंड पोस्ट कंसेप्शन। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। पीपीपी मॉडल होता है कि सबसे पहले बच्चे को कोई भी टॉपिक या कोई भी चीज प्रेजेंट कीजिए, ठीक है, फिर उस पर उसकी प्रैक्टिस करवाइए और फिर चीजों को आप असेसमेंट के थ्रू प्रोड्यूस करिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अ टीचर ऑफ क्लास 8 डिस्कस डिटरमाइनर्स इन हर क्लासरूम। जो कक्षा 8 की टीचर है उसने अपनी क्लास में डिटरमाइनर्स जो है उनको क्या किया, डिस्कस किया। Through a short text in which determiner occur many times and learners were made to notice them in use. उसने क्या किया, एक शॉर्ट टेक्स्ट लिया जिसमें डिटरमाइनर्स जो है वो बहुत बार आए थे, तो लर्नर्स जो है उनको उस चीज को नोटिस करना था और फिर उनको उस यूज करके बताना था। दिस वॉज फॉलोड बाय लर्नर्स यूजिंग द सेम इन दियर ओन लैंग्वेज। लेकिन लर्नर जो है वो उसको अपनी लैंग्वेज में अब यूज करेंगे किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। टीचर देन ब्रॉट टू द नोटिस फॉर द लर्नर्स। जो टीचर है वो क्या करी, अब उन जो डिटरमाइनर्स है उनको बच्चे के नोटिस में लेके आई। द यूज ऑफ डिटरमाइनर्स इन कॉन्टेक्स्ट, कि ये जो डिटरमाइनर्स है इनका कॉन्टेक्स्ट में क्या यूज होता है। व्हाट स्ट्रेटेजी डिड द टीचर एम्प्लॉय इन अ क्लासरूम। तो कौन सी स्ट्रेटेजी है जो टीचर ने इस क्लास में अप्लाई की। यहाँ है आपकी कॉन्शियसनेस रेजिंग। क्यों, क्योंकि सीएलटी जो होती है ना वो होता है जिसमें बच्चे की फ्लुएंसी जो है उस पर ध्यान दिया जाता है कि बच्चा कितना प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहा है। टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग होती है जिसमें आप बच्चे को कोई टास्क देते हैं। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होती है जिसमें आप प्रॉपर तरीके से एक सिमेंटिक वे में बच्चे को समझाते हैं। लेकिन जो कॉन्शियसनेस रेजिंग होती है यहाँ पे क्या किया है टीचर ने, एक शॉर्ट टेक्स्ट लिया, पहले क्लास में वो बोला, उसमें डिटरमाइनर्स थे, बच्चों को नोटिस करने के लिए बोला, फिर उनको फॉलो किया लर्नर ने अपनी लैंग्वेज में यूज करने के लिए, ठीक है, जिससे कि पर्टिकुलर पर्पस को पूरा किया जा सके। फिर टीचर जो है बच्चे के नोटिस में लेके आए कि जो डिटरमाइनर्स होते हैं उनको किस कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे बच्चे की जो कॉन्शियसनेस रेजिंग है कि बच्चा जब कॉन्शियस होगा तभी तो वो पकड़ पाएगा कि ये डिटरमाइनर है। क्लियर, सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। अ टीचर फाउंड सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। एक टीचर जो है वो कुछ एस्पेक्ट्स देखती है लैंग्वेज लर्निंग के। रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग ए टेक्स्ट ऑन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। एक अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना किसी टेक्स्ट को साइंटिफिक कॉन्सेप्ट पर। शी डिसाइडेड टू पिक स्टूडेंट हु फाइंड इट डिफिकल्ट ऑन द पर्टिकुलर एस्पेक्ट। उसने ऐसे बच्चे पिक किए जिनको डिफिकल्टी आ रही थी किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट में। शी टुक सेपरेट सेशन फॉर देम टू सपोर्ट देम रीड एंड अंडरस्टैंड सच टेक्स्ट। उसने क्या किया, अलग से एक सेपरेट सेशन लिया उन बच्चों के लिए जिससे वो उनको पढ़ने में सपोर्ट कर सके और जो टेक्स्ट लिखा है उसको समझने में उनकी हेल्प कर सके। What is she trying to do here? Remedial teaching, higher order skills, thinking skills and feedback teaching. तो यहाँ पे obviously टीचर ने क्या किया है, रेमेडियल टीचिंग की है। क्यों, क्योंकि वो पहले उस चीज को डायग्नोज कर चुकी है। तभी तो टीचर को पता चला है कि बच्चों को रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है और जो कोई भी टेक्स्ट है उसको समझने में वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो अब टीचर क्या कर रही है, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उनका अलग से एक सेपरेट सेशन ले रही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। A teacher wanted her student to learn vocabulary effectively. एक टीचर जो है वो चाहती है कि उसके बच्चे जो है vocabulary को इफेक्टिव तरीके से सीखें। Which of the following ways should she adopt to teach vocabulary in her classroom? इनमें से कौन सा तरीका जो है उसको यूज करना चाहिए बच्चों में जो क्लासरूम है उसमें vocabulary को पढ़ाने के लिए। Write all the new word on the blackboard and write their meaning in the language of teaching. जितने भी नए वर्ड हैं उनको ब्लैक बोर्ड पे लिखो और उनके मीनिंग जो है वो टीचिंग की लैंग्वेज में उसको अप्लाई करो। आस्क हर लर्नर्स टू अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स इन ए लेसन। बच्चों को बोलना कि जो डिफिकल्ट वर्ड है इस लेसन में उसको अंडरलाइन करो और उनके मीनिंग जो है वो अपनी लैंग्वेज में मालूम करो। आस्क देम टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द डिक्शनरी। जो डिक्शनरी है उसमें जो शब्द हैं उनके मीनिंग को मालूम करना।
आस्क देम टू ग्रुप द वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल कैटेगरीज एंड यूज देम इन रियल लाइफ पर्पस। बच्चों को बोलना कि ग्रुप में जो वर्ड है उनको मीनिंगफुल कैटेगरीज में यूज करो और उनको रियल लाइफ में आप यूज करो। बेसिकली ग्रुप एक्टिविटी यहाँ पे प्रमोट की गई है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्यों? आस्क देम टू ग्रुप द वर्ड्स, जो वर्ड है उसको क्या करो, ग्रुपिंग करो। जैसे फैमिली से रिलेटेड कोई भी वर्ड आया, फादर मदर सिस्टर ब्रदर, फ्रूट से रिलेटेड कोई भी वर्ड आया तो उनकी ग्रुपिंग करना मीनिंगफुल कैटेगरीज में। जैसे फैमिली एक साइड, फ्रूट्स एक साइड, वेजिटेबल एक साइड, रिलेशन एक साइड, और फिर उनको रियल लाइफ सिचुएशन में आप यूज कीजिए। तो इस केस में क्या होगा, जो वोकेबलरी है वो इफेक्टिव तरीके से बच्चे याद कर पाएंगे और क्लास में एक जो डोमिनेटिंग वे है पढ़ाने का, दैट वुड बी मोर इफेक्टिव। अगर आप ब्लैक बोर्ड पे नए वर्ड लिख देंगे और बच्चे से बोलेंगे कि इनकी मीनिंग जो है अपनी लैंग्वेज में लिखो, तो उसमें ये इफेक्टिव तरीका नहीं है। बच्चा चीजों को रटने की कोशिश करेगा। बच्चों को यहाँ अंडरलाइन करने के लिए बोल देंगे, उस केस में भी बच्चा रटने की कोशिश करेगा। डिक्शनरी में से मालूम करना नहीं। जहां बच्चा चीजों को रियल लाइफ सिचुएशन में यूज कर रहा है और दूसरा ग्रुपिंग ऑफ वर्ड जहां हो रही है, तो बच्चा मीनिंगफुल तरीके से उसको लर्न करेगा। A reader gets the hints based on the sound simple correspondence to decode and comprehend the text. What is known as? एक रीडर जो है उसको हिंट मिलती है साउंड सिंपल जो होते हैं, यानी कि जो फोनेटिक साउंड होती है ना, जैसे अ जैसी एक साउंड, आ जैसी एक साउंड, तो उस चीज को करेस्पॉन्ड मतलब डिकोड करने के लिए और उस चीज को समझने के लिए। तो इस अप्रोच को क्या बोला जाता है? ग्राफिक क्यूज, ग्राफोफोनिक क्यूज, मेटालिंग्विस्टिक क्यूज और सिंटैक्टिक क्यूज। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। जो ग्राफोफोनिक क्यूज होते हैं उसमें क्या करते हैं, बच्चे को हिंट दी जाती है। कैसी? आप क्या करते हो, फोन के जरिए बच्चे को साउंड सिंबल्स जो होते हैं वो दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है बट, ठीक है, इसी से साउंड से रिलेटेड अगर आ जाता है कट, तो ऐसे साउंड जो होती है जो रिलेशन में होती है वो चीज बच्चे को डिकोड करने के लिए और उस कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए हम इस अप्रोच को यूज करते हैं। क्लियर? ये होता है आपका ग्राफोफोनिक क्यूज। जो मेटालिंग्विस्टिक क्यूज होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, लैंग्वेज बहुत सारी यूज करते हैं। क्लियर? इंडियाज लैंग्वेज एंड एजुकेशन पॉलिसी इज नोन एज। इंडिया की जो लैंग्वेज है एजुकेशन पॉलिसी में वो कैसी है? नेशनल लैंग्वेज फॉर्मूला, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, लैंग्वेज इन एजुकेशन, ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी। तो यहाँ पे होता है आपका त्रिभाषा सूत्रीय फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर 2। बच्चे को पहले मदर टंग यानी कि बच्चे की जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें छोटे बच्चे को अपनी भाषा में सीखने दीजिए, फिर हिंदी पे फोकस किया जाता है और सेकेंडरी लैंग्वेज होती है जो भी बच्चा चूज करना चाहे। और इस पे सबसे ज्यादा काम किया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और आपका कोठारी आयोग। क्लियर? नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द फॉलोइंग एक्टिविटी नोन एज इन वोकेबलरी लर्निंग। इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो वोकेबलरी लर्निंग में जानी जाती है? फाइंड वर्ड विच कैन बी फ्रेंड वर्ड रेन, एग्जाम्पल हैवी रेन। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी एक्टिविटीज वोकेबलरी लर्निंग को जानी जाएगी। जैसे फाइंड वर्ड्स, ऐसे वर्ड मालूम करो विच कैन बी फ्रेंड द वर्ड रेन, जो रेन जो है उसके साथ बी फ्रेंड हो सकते हैं। जैसे हैवी रेन, तो ये क्या है? कोलोकेशन है, फ्रेजेस है, वर्ड ग्रुप है और वर्ड वेव है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज कोलोकेशन। ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या किया है, रेन वर्ड बोला गया तो बच्चे ने तुरंत उसको रिलेट करके क्या बोल दिया, हैवी रेन। ठीक है? जो वर्ड ग्रुप होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, सेम वर्ड जो होते हैं ना उनको एक साइड रख देते हैं, मतलब सारे वर्ड जो हैं उनको आप एक साइड रख दोगे। दूसरा होता है जैसे आपका कोलोकेशन, फ्रेज जो है, फ्रेज आप समझते ही हो, जो एक प्रॉपर फ्रेजिंग होती है वर्ड की। वर्ड वेव होता है एक वर्ड को दूसरे से कनेक्ट करके इस तरह से जाल बना देना। और जो कोलोकेशन होता है उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, ये वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जो हम बहुत फ्रिक्वेंटली इन चीजों को यूज करते हैं। और ये वर्ड जो होते हैं ना बहुत मतलब जल्दी जल्दी हम इनको रियल लाइफ में यूज करते हैं। जैसे ही उसने बोला रेन, बच्चे ने तुरंत बोला हैवी रेन, तो ये क्या हुआ आपका, कलेक्ट करके उसको रिलेट करके पढ़ाना। सो द ऑप्शन नंबर 1। अ टीचर आस्क हर लर्नर्स टू जॉइन सेंटेंसेस टू मेक ए शॉर्ट पैराग्राफ। टीचर जो है उसने बच्चों से कहा कि सेंटेंस को जोड़ो एक शॉर्ट पैराग्राफ को बनाने के लिए। इंसर्टिंग सप्लाइड कनेक्टर्स, इसमें कनेक्टर्स ऐड करने हैं। कोहेरेंस मार्कर्स लाइक बट, एंड, हाउएवर, बिकॉज, ऑल्दो, ये सारे क्या है आपके कनेक्टर्स जो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं।
व्हाट इज दिस अप्रोच टू राइटिंग नोन एज, ये जो अप्रोच है लिखने में क्या है, कंट्रोल कंपोजिशन, कंट्रोल टू फ्री राइटिंग अप्रोच एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो यहाँ पे है आपकी कंट्रोल्ड टू फ्री राइटिंग अप्रोच। कैसे, पहले देखिए टीचर ने क्या किया, बच्चों को बोला कि सेंटेंस को ज्वाइन करो एक छोटे पैराग्राफ को लिखने के लिए, ठीक है। अब इंसर्टिंग सप्लाइड कनेक्टर्स, कैसे आपको बनाना है पैराग्राफ जहां पे आपको कनेक्टर्स जो हैं उनको बीच बीच में इंसर्ट करना है। और जो कोहेरेंस मार्कर्स होते हैं जैसे कि बट, एंड, हाउएवर, बिकॉज, ऑल्दो, तो इसमें क्या हो रहा है, बच्चा पहले तो कंट्रोल्ड उसमें है, फिर धीरे धीरे बच्चा अपने तरीके से उन चीजों को यूज करके लिख रहा है। तो कंट्रोल टू फ्री राइटिंग अप्रोच इसी को ही बोला जाता है। पहले टीचर ने बच्चे को कंट्रोल किया पैराग्राफ लिखने तक, फिर बच्चे ने अपनी लैंग्वेज में इस चीज को मॉडिफाई करके लिखा है। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। एन असेसमेंट डन एट द एंड ऑफ 6 मंथ ऑफ वन टर्म, यानी कि 6 महीने के एंड पे जो एक असेसमेंट किया जाता है एक टर्म जहाँ खत्म होती है। 4 तो आपके एफए होते हैं एक साल में और 2 क्या होते हैं आपके ऐसे। तो 6 साल के एंड में क्या होता है, समेटिव, फॉर्मेटिव, सेमेस्टर और रेमेडियल असेसमेंट। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा आपका समेटिव असेसमेंट। आपका कैसे होता है, पहले होता है FA1, फिर होता है आपका FA2, फिर होता है आपका SA1, फिर होता है आपका FA3, फिर होता है आपका FA4 और लास्ट में होता है आपका SA2। जो SA1 और SA2 होता है ना, वो आपका फीडबैक नहीं देता है, वो सिर्फ बच्चे को ग्रेडिंग देता है, बच्चों को पास करने के लिए होता है। जबकि FA1, FA2, FA3, FA4 जो होते हैं वो आपके पूरे साल चलने वाली प्रोसेस होती है, जिसमें आप बच्चे को टाइम टाइम पे फीडबैक देते हो। रेमेडियल असेसमेंट होता है जिसमें बच्चे का उपचार किया जाता है, उसका जो भी लर्निंग गैप है उसको फिल करके उसको वापस से रीटीच किया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट रेमेडियल असेसमेंट ही होता है जिसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को पूरे साल ऑब्जर्व करते हैं, बच्चे का जो भी लर्निंग गैप है उसको फिल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। A teacher asked her learners of class 8 to read a novel by an Indian author। जो एक टीचर है उसने अपने बच्चों को बोला कक्षा 8 के एक नोवेल को पढ़ने के लिए एक इंडियन ऑथर की, एंड आस्क्ड देम टू राइट एन ऐसे गिविंग देयर व्यूज ऑन द नोवेल। और उसको बोला कि उसने नोवेल में जो भी पढ़ा है उन व्यूज को वो क्या करे, एक ऐसे फॉर्म में लिखे। What is this known as रीडिंग एक्टिविटी, ये जो रीडिंग एक्टिविटी है उसको हम किस नाम से जानते हैं, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, स्कैनिंग। जो इंटेंसिव रीडिंग होती है ना इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्कैनिंग। और रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, ये तीनों क्या है, एक चीज है। क्यों, जब आप स्कैनिंग करते हो ना तो उसमें आप क्या करते हो, पर्टिकुलर पीस को ढूंढने के लिए बहुत डीप तरीके से आप उस चीज को पढ़ते हो। लेकिन जहां भी नोवेल पढ़ना आ जाए तो वो क्या करते हैं, हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें हम कोई पर्टिकुलर चीज नहीं ढूंढ रहे होते हैं। तो नोवेल को पढ़ना क्या होगा आपका, एक्सटेंसिव रीडिंग। जो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है ना ये सिर्फ फन के लिए पढ़ी जाती है, जैसे आपको कोई चीज सरसरी निगाह से देख रही है। दूसरा जो एक्सटेंसिव रीडिंग होता है ना इसमें हम जिस्ट मालूम करते हैं कि किसी भी थ्योरी का या किसी भी फॉर्मेट का एक प्रॉपर समराइज मतलब समरी क्या है इसकी, दैट इज योर एक्सटेंसिव रीडिंग। अ टीचर सेलेक्टेड ए टेक्स्ट फ्रॉम ए न्यूज़पेपर, टीचर ने क्या किया, एक टेक्स्ट को सेलेक्ट किया न्यूज़पेपर से और ड्रॉप्ड एवरी 5th वर्ड, और उसने हर 5वां वर्ड जो है उसको ड्रॉप कर दिया। आस्क्ड हर लर्नर्स टू सप्लाई द मिसिंग वर्ड, अपने बच्चों से बोला कि जो वर्ड रह गया है, जैसे मान लीजिए आई एम गोइंग टू, अब 5th वर्ड छोड़ दिया। तो ये टेस्ट कौन सा है, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक, कंप्लीट द कॉम्प्रिहेंसिबल पैराग्राफ एंड राइटिंग टेस्ट। तो ये वाले जो टेस्ट होते हैं ना ये हम बोले जाते हैं क्लोज टेस्ट। ये बात याद रखिएगा, 1 लाइनर है। आप जब हम छोटे थे तो हम एक एग्जाम देते थे, ठीक है, जब हमारे बोर्ड एग्जाम होते थे तो उसमें आता था द ग्रीडी डॉग, थर्स्टी क्रो, तो उसमें ऐसे लिखा रहता था क्रू, एक क्रो, और फिर ऐसे फिल हमको भरना होता था। तो ये जो टेस्ट होते हैं ना दे आर ऑलवेज योर क्लोज टेस्ट, जहाँ पे आप पर्टिकुलर पीस को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए स्ट्रेटेजीज। जो मल्टीलिंगुअलिज्म है वो एक स्ट्रेटेजी है, कैसी, यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेज एंड कंटेंट सब्जेक्ट, यानी कि लैंग्वेज को यूज करना बच्चों की टीचिंग लर्निंग, बच्चे को पढ़ाने के लिए बच्चे की ही लैंग्वेज को यूज करना, ऑफ लैंग्वेज एंड कंटेंट सब्जेक्ट्स, जो भी सब्जेक्ट है उसका जो कंटेंट है और जो लैंग्वेज है उसकी लैंग्वेज को समझाने के लिए। मतलब मान लीजिए अगर मुझे साइंस समझानी है या मैथ पढ़ाना है तो मैं बच्चे की ही लैंग्वेज को यूज करके बच्चे को उसकी लैंग्वेज में जो टॉपिक मुझे पढ़ाना है उस चीज को समझाने की कोशिश करूंगी। तो ये तो पॉजिटिव है।
टीचिंग लर्निंग ऑफ एटलीस्ट 3 लैंग्वेज एंड कंटेंट इन मदर टंग नहीं। टीचिंग लर्निंग जो होती है ये है आपका त्रिभाषा फॉर्मूला, जिसे हम बोलते हैं ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला। इसमें एटलीस्ट 3 लैंग्वेज होती हैं और जो कंटेंट है वो आप बच्चे को उसकी मदर टंग में दोगे। टीचिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स इन इंग्लिश मीडियम गलत, जरूरी नहीं हर बच्चा जो है वो इंग्लिश मीडियम को समझ पाए। एंड टीचिंग इंडियन लैंग्वेज एज ए लैंग्वेज नहीं। टीचिंग ऑफ ए फॉरेन लैंग्वेज अलॉन्ग विद इंडियन लैंग्वेज नहीं। फॉरेन लैंग्वेज आप बच्चे को पढ़ाइए लेकिन एज ए थर्ड लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, बच्चे को बच्चे की ही मातृभाषा में समझाना और किसी भी टॉपिक को उसकी मातृभाषा में कन्वर्ट करके उसको समझाने की कोशिश करना। डिनोटेटिव मीनिंग ऑफ ए वर्ड इज, यहाँ पे पूछा है आपसे जो डिनोटेटिव मीनिंग होता है किसी भी वर्ड का वो क्या है। फैक्चुअल मीनिंग है और बेसिक मीनिंग है, मच मोर देन व्हाट ए वर्ड एक्चुअली मीन्स, फिगरेटिव मीनिंग और ग्रामेटिकल मीनिंग। तो जो डिनोटेटिव मीनिंग होता है ना किसी भी शब्द का वो होता है उसका बेसिक मीनिंग, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं डिमाइज, तो डिमाइज क्या है, ये होता है आपका डेथ। तो एक्चुअल मीनिंग और बेसिक मीनिंग क्या है डिमाइज का, डेथ। तो वो होता है आपका डिनोटेटिव मीनिंग, किसी भी चीज को डिनोट करना। वी एक्वायर लैंग्वेज बाय अंडरस्टैंडिंग इनपुट दैट इज लिटिल बियॉन्ड आवर करंट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। What is the pedagogical concept known as? हम क्या करते हैं एक्वायर। एक्वायर जो होता है ना वो एक नेचुरल प्रोसेस है। लैंग्वेज एक्वायर एंड लैंग्वेज लर्निंग, लर्निंग जो होती है वो एक पर्टिकुलर एरिया पे किसी ट्रेनर के अंडर सीखी जाती है, जबकि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, हम जब लोगों के इंटरेक्शन में आते हैं या टच में आते हैं तो हम खुद ही किसी चीज को एक्वायर कर लेते हैं। सो वी एक्वायर लैंग्वेज बाई अंडरस्टैंडिंग इनपुट, हम भाषा जो है उसको अर्जित करते हैं किसी भी इनपुट को समझने के द्वारा जो कि बहुत कम होता है या फिर जो करंट लेवल है कॉम्पिटेंस का उसके बियॉन्ड होता है। ये जो पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट है उसको क्या कहते हैं, आउटपुट हाइपोथेसिस, इंटरेक्शन हाइपोथेसिस, इनपुट हाइपोथेसिस और थिंकिंग हाइपोथेसिस। तो ये होता है आपका इनपुट हाइपोथेसिस, ठीक है। बच्चे का जो करंट लेवल है ना उससे एक लेवल ऊपर जब आप उसको पढ़ाओगे तो वो क्या करती है, बच्चे को लैंग्वेज एक्वायर करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसे ही कहा जाता है आपका इनपुट हाइपोथेसिस। क्लियर। What is the status given to English by the Indian Constitution? जो इंग्लिश है उसको क्या स्टेटस दिया है हमारे भारतीय संविधान ने, ऑफिशियल लैंग्वेज, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज और लिंक लैंग्वेज। तो ये याद रखिएगा इंग्लिश जो है वो आपकी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर ऑफिशियल लैंग्वेज पूछी जाए दिस इज योर हिंदी। मैक्सिमम जो गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं या फिर जो भी आपके जितने भी आपके गवर्नमेंट ऑफिस हैं उन सब में काम आपने देखा होगा हिंदी में होता है, लेकिन जो इंग्लिश होती है दैट इज योर एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज हमारी कोई भी नहीं है और ना ही ये लिंक लैंग्वेज है। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई है। अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।